चलिए रीता कुमारी जी के कथा संसार में आज सुनते हैं पटना की लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी सूना गला। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी सूना गला। भोर का उजास फैलने के साथ ही सौरभ की नींद खुल गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी दोबारा नींद नहीं आई तो यूं ही बालकनी में आ बैठा। नीचे लॉन में उसकी माँ उदय होते सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही थी, पूरी तरह पूजा में लीन। सूर्य की फैलती पहली किरण की रोशनी से दीप्त उसका चेहरा देदीप्यमान हो रहा था। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बाल और श्रद्धा में डूबी आंखें के साथ ही समूचे वातावरण में फैलती धूप और लोबान की गंध से एक पवित्र सी आभा टपक रही थी। उसकी माँ थी ही ऐसी निर्मल, निश्छल, जैसी बाहर वैसी अंदर, छल प्रपंच, घृणा और लालच से दूर, सबके सुख से सुखी, सबके दुख से दुखी। कभी कभी सौरभ उनके स्वभाव की सादगी देख अचंभित रह जाता। जाने किस मिट्टी की बनी थी उसकी माँ, जिसके निष्कलुष चित्त में कभी कोई विकार की रेखा तक उत्पन्न नहीं होती थी। आज के प्रपंची युग में भी उसकी माँ के तरह के लोग भी होते हैं, उसे विश्वास नहीं होता था। बचपन से ही देखते आ रहा था, हर हाल में संतुष्ट रहती। पापा जो कमाकर हाथ में थमा देते, बिना किसी शिकवे शिकायत के उसी में जोड़ तोड़ बिठा अपना घर चलाती। कभी अपने अभावों का पोटली किसी के सामने नहीं खोलती। तभी माँ की नज़र उस पर पड़ गई थी। अरे तू कब जग गया और ऐसे क्या टुकुर टुकुर देखे जा रहा है? माँ की स्निग्ध हंसी ने उसे ममता से सराबोर कर दिया। बस यूं ही आपकी पूजा देख रहा था। वह कैसे कह देता कि वह बैठा लेखा जोखा कर रहा था उनके निश्चल स्वभाव का, उनके संघर्षपूर्ण त्यागमय जीवन का, उनके अपने परिवार के लिए किए गए समर्पण और संघर्ष का, उस सूने गले का जो कभी भारी भरकम सोने की जंजीर और मीनाकारी वाले कर्णफूल से सजा संवरा उनकी संपन्नता और आत्मसंतुष्टि का प्रतीक था, जो विगत 6 वर्षों से उसके नौकरी करने के पश्चात भी खाली पड़ा था। माँ को कुछ महसूस हो या न हो, लेकिन जब भी उसकी नज़र माँ के खाली गले पर पड़ती, एक हुक सी उठती उसके दिल से। उसे लगता जैसे उनके जीवन का सारा सुनापन उनके खाली गले और कानों पर सिमटाया हो। इतनी श्रीहीन तो वह तब भी नहीं लगती थी जब पापा की मृत्यु के बाद उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। जब से उसने होश संभाला था, माँ के गले में एक मोटी सी जंजीर और कान में मीनाकारी वाले कर्णफूल देखते आया था। तब माँ कितनी खुश रहती थी, हरदम हंसती गुनगुनाती। उसकी माँ का चेहरा बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के ही दमकता रहता। फिर एक दिन माँ के खुशियों और बेफिक्र जिंदगी को जाने किसकी नज़र लग गई थी। उसके पापा की अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस समय आए विपत्ति ने माँ को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह महीनों सुनी सुनी निगाहों से दीवारों को ताकती निष्प्राण सी हो रही थी, लेकिन जल्दी ही अपने बच्चों की बदहवासी और सदमे से रोते सहमे चेहरे को देख उन्होंने अपनी व्यथा को दिल में ही दबा अपने बच्चे को संभालने में जुट गई थी। एक नई जिम्मेदारी के एहसास ने उन्हें फिर से जीवन की मुख्य धारा से जोड़ दिया था। पति की इस तरह जाने से एकाएक ढेरों कठिनाइयां सामने आ खड़ी हुई थी। पैसों की कमी, जानकारियों का अभाव, कदम कदम पे जिंदगी इम्तिहान ले रही थी। उनका स्वरचित संसार उनकी आंखों के सामने नष्ट होने लगा था, लेकिन माँ ने धैर्य का पल्लू कसकर थामे रखा। बचपन में पिता और बाद में पति के अतिशय संरक्षण में रहने के कारण उसकी माँ का कभी दुनियादारी और उसके छल प्रपंच से आमना सामना हुआ ही नहीं। अब हर कदम पर उनका सामना वैसे ही लोगों से हो रहा था। कभी कभी लोगों के छल प्रपंच से त्रस्त हो जाती थी, लेकिन कहते न, समय और अभाव आदमी को सब कुछ सिखा देता है। माँ भी दुनियादारी सीखने लगी थी। कभी कभी कठिनाइयों से घबराकर हारने लगती, फिर भी अपने टूटते आत्मबल और अपनी सारी अंतर्वेदनाओं को अपने अंतस में छिपाए सामान्य बने रहने की कोशिश करती। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी
सौरभ से कुछ भी छिपा नहीं था। वही एकमात्र गवाह था माँ के कतरा कतरा टूटने और जुड़ने का। कितनी बार ही उसने देखा था माँ को रात में अपने बच्चों से छिपकर रोते, पापा को याद कर तड़पते, बाथरूम में नल खोलकर पानी की आवाज़ के बीच अपनी सिसकियों को डुबोते। तब उसके दिल में तड़प सी उठती, कैसे क्या करे जो माँ के सारे दुख हर ले। वह चाह कर भी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया था। वही माँ ने उन दोनों भाई बहनों के जीवन संवारने के लिए जो कर दिखाया, सबों के लिए आशातीत था। क्या नहीं किया माँ ने। पोस्ट ऑफिस की एजेंसी, प्राइवेट स्कूल की नौकरी, ट्यूशन, कपड़ों की सिलाई, एक एक पैसा के लिए संघर्ष करती। सच, विषम परिस्थितियों में बच्चों के लिए माँ से बढ़कर कोई तारनहार नहीं होता। जब भी वह माँ के संघर्ष से विचलित हो अपने लिए काम ढूंढता, माँ उसे इजाज़त ही नहीं देती काम करने की। बस उन्हें एक ही धुन थी, किसी तरह उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ऊंचे पद प्राप्त कर ले, अपने पापा के सपनों को पूरा करे। उसके पापा अपने इसी सपना को पूरा करने के लिए अपने व्यापार के कामों से उसे हमेशा दूर रखते थे। माँ यह कभी नहीं भूली थी कि पापा क्या चाहते थे, जिसके कारण वह अपने पिता के व्यापार से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जब उसके पापा के साथ वह भयंकर दुर्घटना हुई तो वह 10वीं में पढ़ता था। फिर भी माँ बेटा दोनों ही व्यापार में पूरी तरह कोरे थे, जिसका फायदा व्यापार में उसके पिता के साथ काम कर रहे दूसरे लोगों ने उठाया और व्यापार में लगा उसके पापा का करीब करीब सारा पैसा डूब गया। थोड़ा बहुत जो भी पैसा बचा था, नेहा दी की शादी का ख्याल कर माँ ने बैंक में जमा करवा दिया। नेहा दी की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही माँ ने मामा के सहयोग से एक अच्छा घर बर तलाश कर उनकी शादी करवा दी। सौरभ को आज भी याद है, इस शादी में उन लोगों की सारी जुमा पूंजी समाप्त हो गई थी। माँ के करीब करीब सारे गहने बिक गए थे। फिर भी माँ बेहद खुश थी। खुश भी क्यों न होती। नेहा दी को सुंदर, संस्कारी और विवेकशील पति के साथ साथ अटूट वैभवशाली ससुराल जो मिला था। अपनी एक जिम्मेदारी को इतने अच्छे ढंग से पूरा होते देख उनका मन पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। नेहा दी के शादी के 4 वर्ष बड़े ही संघर्षपूर्ण रहे। स्नातक करने के बाद से ही नौकरी प्राप्त करने के अभियान में वह जुट गया था। जल्दी ही उसे सफलता भी मिली। एक बैंक में अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। इस दौरान जगह जगह इतने फॉर्म भरने पड़े कि गहनों के नाम पर माँ के गले में बचा एकमात्र जंजीर भी उतर गया था। साड़ी पर भी जगह जगह पैबंद नजर आने लगे थे। इतने विकट परिस्थिति में भी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, न ही किसी रिश्तेदार के घर आर्थिक तंगी का रोना रोने गई और सहायता मांगने गई। परिस्थिति ने उन्हें धरती सा सहिष्णु बना दिया था। नौकरी मिलने के बाद जब पहली पगार माँ को सौंपा तो खुशी के आंसू पोंछती माँ ने उसे गले से लगा लिया था। अरे पगले, माँ भला इन रुपयों का क्या करेगी? अब तो सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालना है, मैं तो बस बैठे बैठे आराम करूँगी। लेकिन वह नहीं माना। वह हर महीने सारा पैसा ला माँ के हाथों में डालता रहा और माँ पूर्वतः घर चलाती रही। बरसों से अभाव ग्रस्त घर की अभी थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी ही थी कि माँ को उसकी शादी की जल्दी पड़ गई। माँ की भावनाओं का ख्याल करना चाहते हुए भी उसे शादी के लिए हामी भरनी ही पड़ी। शादी के लिए आए कई प्रस्तावों में से उन्हें निधि की सुंदरता ने इस कदर प्रभावित किया कि बिना ज़्यादा खोजबीन किए निधि से उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। जब दहेज की बात आई तो उन्होंने शादी में किसी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कर शायद वह अपने पति के उन आदर्शों को कायम रखना चाहती थी जो उन्होंने खुद की शादी में दहेज न लेकर और लोगों और समाज के सामने एक उदाहरण रखा था। जितना भी उनके पास पैसा था उसी से उन्होंने शादी की सारी व्यवस्था की। शादी के बाद माँ के आदर्शों और भावनाओं को समझने के बदले धनाढ़ घर में पली बढ़ी निधि की नज़रों में दहेज न लेना बेवकूफ़ी भरा आदर्शवादिता थी। हमेशा अपनी आधुनिका माँ की तुलना में अपनी सास के साधारण से रहन सहन को उनका देहातीपन समझ मजाक उड़ाती रहती और जब तब अपनी जवान की कैंची से उन्हें छलनी करती रहती। ऐसे ही झड़प के दौरान उसका दिल भी चाहता निधि से पूछे,
हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति का यह कौन सा सरा गला रूप है जिसमें बुजुर्गों का नहीं सिर्फ अपने मायके के बुजुर्गों का इज्जत करना सिखाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर वह चुप ही रहता। ऐसा नहीं था कि वह निधि से डरता था, लेकिन उनकी बहस सुन कहीं माँ पर निधि की असलियत जाहिर न हो जाए, इसी भय से भयभीत रहता। जिंदगी के इस सुखद मोड़ पर वह नहीं चाहता था कि निधि के किसी बात से माँ आहत हो और बरसों से उनके दिल में जो बहू की तस्वीर पल रही थी वह धुंधली हो जाए। निधि समझे या न समझे, वह जानता था माँ निधि को बेहद प्यार करती है। उसका असली रूप जानकर उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। वही बहू ने घर में आते ही उनके सीधे साधे स्वभाव को बहुत जल्दी परख बड़ी होशियारी और चालाकी से उनके बेटा, पैसा और घर सब पर अधिकार कर उनके ही अधिकारों को इतना सीमित कर दिया कि वो अपने ही घर में पराया घटक बनकर रह गई थी। फिर भी बहू उन्हें यही एहसास दिलाती कि उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर खुद ही परेशानी में पड़ गई है। बहुत जल्दी ही माँ इसको मान ली थी और खुश भी रहती थी। जब भी वह सोचती इस महीने ज़रूर माँ के लिए सोने का जंजीर ले आएगा, लेकिन कोई न कोई खर्च हर महीने निकल आता और वह चाह कर भी माँ के लिए एक सोने की जंजीर नहीं खरीद पाता। कोई न कोई खर्च हर महीने निकल आता। अब तक साधारण ढंग से चलने वाले घर का रहन सहन भी काफ़ी ऊंचा हो गया था। एक नौकर भी आ गया था जो निधि के हुक्म का गुलाम था। तभी उसकी तंद्रा माँ की आवाज़ से टूटी थी। कब से पुकारे जा रही हूँ, कहाँ खोया बैठा है, चाय बना दूँ? माँ को यूँ सामने पा न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। इनकार में सिर हिला अपने आंसू छिपाता बाथरूम में जा घुसा था। उसी दिन ऑफिस जाने के बाद अपना एक फिक्स डिपॉजिट तोड़कर माँ के लिए एक जंजीर और मीनाकारी वाला कर्णफूल खरीद लाया था, यह सोचकर कि एक हफ्ते बाद माँ का जन्मदिन पड़ेगा तो उनसे वह गहनों का डिब्बा वह उनको गिफ्ट करेगा। जैसे ही उसने अपने इस सरप्राइज गिफ्ट की बात निधि को बताई, उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई। अब तक शब्दों पर चढ़ा मुलम्मा उतार माँ के सारे बलिदानों पर पानी फेरते हुए बिफर पड़ी थी। ये तुम्हें क्या सूझी, बुढ़ापे में अब इतने भारी गहनों को लेकर क्या करेंगी? अब तो उनके भगवत भजन के दिन है, फिर भी उनकी तो जैसे गहनों में ही जान अटकी पड़ी है। वह तेजी से वहां से हटकर बाहर आ गया था। कहीं ऐसा न हो कि निधि की कड़वी बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाए और वह कुछ ऐसा कर बैठे कि जिंदगी भर उसे पछताना पड़े। पूरा सप्ताह उस चेन को लेकर निधि के साथ उसका शीत युद्ध चलता रहा, फिर भी वह डटा रहा। अभी वह इतना गया गुजरा नहीं था कि उसकी बातों में आकर माँ के प्रति अपने प्यार और फर्ज को भूल जाता। एक सप्ताह बाद जब माँ का जन्मदिन आया, सुबह सुबह माँ को जन्मदिन की मुबारकबाद दे जतन से पैक किया गया गहनों का डब्बा उन्हें थमा दिया। अरे बेटा, ये क्या ले आया है तू? अब क्या मेरी उम्र है उपहार लेने की? अच्छा देखूँ तो क्या लाया है तू मेरे लिए? लेकिन डब्बा खोलते ही माँ जरबत खड़ी रह गई थी। अगर सौरभ उन्हें गहनों पहनने का याद नहीं दिलाता तो सौरभ की आवाज़ में जाने कैसी कसिक थी कि वह जंजीर पहनते पहनते उनकी आंखें छलछला आई थी। फिर जाने क्या सोच सौरभ का गाल थपथपाकर निधि को पुकारने लगी थी। कमरे में कदम रखते ही निधि की नज़र माँ के गले में पड़े जंजीर पर गई, जिसे देखते ही चोट खाई नागिन सी की आंखों से लपट सी उठी, जो सौरभ से छुपी नहीं रही। वहीं उसकी सीधी साधी माँ को इसका आभास तक नहीं हुआ। अपने गले से जंजीर निकाल कर निधि के गले में डालते हुए बोली, इसे तुम मेरी तरफ से रख लो। जाने कितने अरमान थे मेरे दिल में अपनी बहू के लिए। जब सौरभ छोटा था तभी से अपने कितने ही गहने तुम्हारे नाम रख छोड़े थे। सोचती थी एक ही तो बहू होगी, सजा दूंगी गहनों से, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पलटी कि सारे अरमान दिल में ही दफन हो गए। सौरभ भी कुछ बोलना चाह ही रहा था कि माँ जाने कैसे समझ गई। ना तू कुछ ना बोल, यह मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है। वैसे भी इस उम्र में मैं गहनों का क्या करूँगी? माँ के इस अप्रत्याशित फैसले ने निधि को भौचक कर दिया था। अपनी क्षुद्रता का आभास होते ही सौरभ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी सारी कुटिलताएं माँ के सीधेपन के सामने धराशायी हो चुका था। जिस हार के लिए उसने अपने पति का जीना हराम कर रखा था, इतनी आसानी से माँ उसे सौंप चुकी थी। निधि की नज़रों में आज पहली बार सास के लिए सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई थी।
साथ ही यह बात शिद्दत से उसे सूल की तरह चुभ रही थी। जिस सास को माँ की तुलना में हमेशा गँवार और बेवकूफ़ समझती थी और अपने ससुराल वालों की तुलना में अपने मायके वाले को अव्वल और आधुनिक दिखाने की कोशिश करती थी, उसकी उसी सास के सरल सादे और ऊँचे संस्कार के सामने अब अपनी गौरवक्ति उसे प्रलाप लगने लगा था। दूसरे दिन सौरभ को यह देखकर सुखद आश्चर्य हो रहा था कि निधि एक सोने की जंजीर माँ को जबरदस्ती पहना रही थी। माँ के बार बार मना करने पर जिद पर उतर आई थी। मैंने बड़े प्यार से इसे आपके लिए खरीदा है। अगर आपने इसे लेने से इनकार कर दिया तो मैं मानूंगी कि आप मुझे बेटी नहीं मानती। फिर माँ इनकार नहीं कर सकी थी। सदा से ही कम बोलने वाली उसकी माँ की आंखों में अपनी बहू के लिए ढेर सारा प्यार और वात्सल्य उमड़ पड़ा था। माँ की खुशी देख सौरभ ने नज़रों से ही निधि के प्रति अपनी कृतज्ञता जता दिया था, जिसे संभालना निधि के लिए मुश्किल हो रहा था। वह नज़रें चुराती यहाँ वहाँ काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगी। आज पहली बार अपनी गलतियों का एहसास उसे बुरी तरह कचोट रहा था। अपनी सास के सच्चे निस्वार्थ प्रेम और वात्सल्य ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। उसे बारी बारी वे सारी बातें याद आ रही थी जिसका समय रहते उसने कभी कोई मूल्य नहीं समझा। जब भी वह बीमार पड़ती उसकी सास उसकी देखभाल बड़े प्यार और लगन से अपने बच्चों सा करती। इतनी प्यार और लगन से तो उसकी अपनी माँ भी उसकी सेवा नहीं करती थी। हमेशा उसकी तुलना में उसके भाइयों को ही ज़्यादा तवज्जो देती थी। मायके में तो कभी किसी वस्तु पर उसका अधिकार ही नहीं मानती, लेकिन ससुराल में उसे सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखने की सलाह देती रहती। शायद उन्हीं के गलत सलाहों का प्रभाव था कि अपने ससुराल में अपने अधिकार के प्रति वो हमेशा सजग रही, लेकिन अपने फर्ज कभी उसे याद नहीं रहे। जब तब अपनी सास की उपेक्षा कर माँ के गुण गाती रहती। कभी उसने यह भी नहीं सोचा कि अंततः उसे अपनी सास के साथ ही जीवन बिताना है। वहीं उसकी सास उसका बचपना समझ उसकी उद्दंडता को भी माफ़ कर देती। आज उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। क्या भगवान भी कभी उसे माफ़ करेगा? जिस सास ने अपने बेटा, घर संपत्ति सब कुछ उसे सौंप अपना विश्वास, प्यार और सम्मान सब कुछ दिया, उसी सास को अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उसने घर परिवार से ही बेगाना कर रखा था। शादी के बाद से आज यह पहला अवसर था जब सौरभ उसके किसी काम से इतना खुश और संतुष्ट नजर आ रहा था। अपने लिए उसकी नज़रों से छलकता प्यार और कृतज्ञता देख निधि को बार बार नानी की नसीहतें याद आ रही थी। एक भरी पूरी खुशहाल गृहस्थी की स्वामिनी उसकी नानी के पास जब भी उसकी माँ अपनी सास की शिकायतों का पोटला खोलती, नानी उन्हें समझाती। देख नंदिनी, एक बात तू गांठ बांध ले, पति के बचपन का और पहला प्यार उसकी माँ ही होती है, जिसका तिरस्कार वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर पति का सच्चा प्यार और घर का सुख प्राप्त करना है तो उससे ज़्यादा उसकी अम्मा को अहमियत देना सीख। उनकी सेवा कर, उनका ख्याल रख। कुछ ही दिनों बाद उसी सास में तुम्हें अपनी माँ भी दिखेगी। साथ ही तुम्हें पति को भी अपनी अहमियत जताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद ही प्यार के अटूट बंधन में बंधा उम्र भर तुम्हारे ही चक्कर लगाएगा। लेकिन माँ हमेशा नानी की नसीहत को मजाक में उड़ा अपनी मनमानी करती। परिणामतः अपने सारे रिश्ते से अलग तो हुई ही, पापा के साथ रहते हुए भी जीवन की संध्या बेला में काफ़ी अकेली हो गई थी। एकांत पाते ही निधि ने अपने सारे मान अपमान और स्वाभिमान को भुला सौरभ के पास आ गई थी। शर्मिंदगी के भाव से भरी उसकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। मेरे निर्लज्ज आचरण क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी नादानी समझकर तुम मुझे माफ़ कर दो। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब तक मेरी जिस स्वार्थी सोच के कारण तुमने घोर मानसिक कष्ट झेला है, उन्हें मैं हमेशा के लिए तिलांजलि दे दूंगी। पति की शांत और मुग्ध दृष्टि से आश्वस्त होकर निधि उसकी बाहों में समा गई थी। निधि को अपनी बाहों में समेटते हुए सौरभ को लगा जैसे कई दिनों की बारिश के बाद काले बादल छट गए हैं और निरभ्र आकाश में खिल आई धूप ने मौसम को काफ़ी सुहावना बना दिया है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी सूना गला। अब दूसरे एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी।